अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। गुज़िश्ता 24 घंटे में क्या क्या गुजरा है उस पर तबसरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दुबई, जिसके बारे में कल से सहाफ़ियों ने बहुत सी खबरें चलाई हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मीटिंग के दौरान शायद टेबल के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ से बैठ के कह रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी ने नवाज शरीफ से पंजाब में 4 सीटें मांग ली हैं, जिसको जावेद चौधरी ने भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि 5 सीटें मांग ली हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अहमकों की जन्नत में रहने वाले कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब इंतखाबात का डोल ही नहीं डला तो ये कैसे मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट की बात पहले हो। और पीपल्स पार्टी 5 सीटें क्यों लेगी? पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी पंजाब में 8 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, तो वो कैसे कहेगी कि मुझे पाँच नशस्तें दी जाए। और अगर पीएमएल नून से नशस्तें मांगी जाएंगी तो पीएमएल नून भी चाहेगी कि मुझे भी सिंध में जो है नशस्तें मिलें, कुछ कराची में, कुछ अंदरूनी सिंध में। तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिंध में किसी और को कोई हिस्सा दे। तो इसका मतलब यही है कि ना, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, सूरत हाल वहीं की वहीं रहनी है। और इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई हैं, ये सारी चीज़ें लघु और बेबुनियाद थी। जो चीज़ें मेन वहाँ डिस्कशन हुई हैं, एक तो मुल्क के अगला सेटअप, अगले सेटअप में कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा। ख़ास तौर पे सदर के ओहदे पर बातचीत हो रही है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे या मौलाना फजल रहमान होंगे। इस बात पे बातचीत हो रही है, डिबेट हो रही है। उसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, 3 नामों पे गौर हो रहा है, तो उस पर भी बातचीत चल रही है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक नंबर 1 जो है वो भी वहाँ पहुँचे हुए दुबई, और उनकी भी वहाँ मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद नई जो सूरत हाल बन रही है वो क्या है। लेकिन ये सारे जो सियासी तज्ज़िये हैं, इनसे भी बढ़कर एक चीज़ है जिस पर बात करेंगे। वो चीज़ जो अहम चीज़ है वो यही है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था और आसिफ अली जो जरदारी साहब ने भी कहा था कि भाई ये इमरान खान आपका गंद है, इस गंद को साफ भी आप लोगों ने करना है, हम नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने इस गंद को साफ करने का बेड़ा उठाया, अब वो इतने अंदर तक आ चुके हैं कि अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ खुद परेशान है कि अब ये वापस कैसे जाएंगे, वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। तो यहाँ आके सूरत हाल फंस गई है कि जो हाथी कमरे में घुस के आ गया है, अब ये बाहर कैसे जाए। ये दोनों लीडर वहाँ पर इसी बात पे सर जोड़ के बैठे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो है इनकी मीटिंग्स दुबई में होने का सबब भी यही है। ये फ़ोन पे भी हो सकती थी, वीडियो लिंक पे भी हो सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है फिर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए इनकी मीटिंग्स दुबई भी हुई है, और दुबई में अभी ये इनके मुज़ाकरात मज़ीद होने हैं। तो यूँ ये चीज़ें वहाँ फाइनलाइज होंगी, और दोनों बड़े लीडरों के दरमियान ये फाइनलाइज होंगी, और बाद में फिर मौलाना फजल रहमान को भी लूप में लिया जाएगा और फिर कोई फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन बुनियादी तौर पे यही है कि अगला सेटअप की उसकी तैयारियां हो रही हैं कि वज़ीर आज़म के लिए तो 99% जो है नवाज शरीफ का नाम फाइनल समझे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर हाँ कर दी है, और आर्मी के अहम अफसरान भी नवाज शरीफ पर रजामंद हो गए। तो इस तरह अब उसके केसेस को तेज़ी से चलाया जाएगा। उसकी नाअहली का भी पार्लियामेंट ने बिल पास करके नाअहली ख़त्म हो गई। अब वो पाकिस्तान आएंगे, गिरफ्तारी देंगे और फिर ज़मानत पर निकल जाएंगे बाहर। ये सारा इंतज़ाम किया जाएगा, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले इंतखाबात लड़ेंगे और चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। और हो सकता है अगर ये बात इनकी फ़ाइनल हो गई और मौलाना फजल रहमान ने भी सपोर्ट की, तो आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के दूसरी बार सदर बनेंगे। यूँ इस तरह पीएमएल नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का ये अलायंस अगले 4 साल भी रहेगा, जिसको रावलपिंडी की पुष्ट पनाही हासिल रहेगी, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम हो, क्योंकि मुआशी तौर पर हम इतनी पीछे चले गए जिसका कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसको बचाने के लिए, इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत आए और मुस्तहकम लोग आए जो इस चीज़ को संभाल सके। तो इसलिए पीएमएल नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई और उनके साथ
हलीफ ग्रुप होंगे, MQM भी होगी और बलूचिस्तान से भी कुछ लोग होंगे। ये सारे लोग मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जो मेजर किरदार होगा PML नून और पीपल्स पार्टी का होगा, और JAI फेब भी होगी और दूसरी जमातें भी। तो ये है मुस्तकबिल का सेटअप जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन इसमें भी वो जो मैंने आपको खदशा बताया, हाथी वाला के हाथी कमरे के 3 हिस्सों तक आ चुका है, बाकी एक हिस्सा रहता है। अगर सियासतदानों ने होश के नाखून न लिए तो इंतखाबात नवंबर तो क्या, अगले साल के नवंबर तक भी नहीं होंगे, और एक फिर लंबा पीरियड अंधेरा रहेगा, और फिर चरागों में रोशनी नहीं रहेगी। और इस चीज़ को ही लेकर ही ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब परेशान हैं और चाहते हैं कि किसी तरह खुश असलूबी से, जिस तरह आर्मी ने एक्ट किया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से निकलते जाएं, तो बाकी चीज़ों को फिर सियासतदान संभाल लेंगे। तो अब देखना ये है कि अगले जो सूरत हाल, अगले ईद के बाद जो सूरत हाल बदलेगी वो क्या होगी। पाकिस्तान 9 मई के बाद बिल्कुल ही बदल गया है। पाकिस्तान की सारी सूरत हाल यकसर यू टर्न लेकर चली गई है, और उस यू टर्न में भी अभी कुछ लोगों को आसरा उम्मीद नहीं थी कि शायद इमरान खान की बचत हो जाए और फिर हम झंडे लेकर बाहर निकलें और वो झूठ मूठ के नारे और ठुमके करें। लेकिन ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम PTI के जो अभी पीछे असेंबली अरकान रहते हैं, सब पर उम्मीदें फिर गई हैं, पानी फिर गया है, और अब ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता पार्टी छोड़ना शुरू हो गए, और कल से ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। और एक बड़ा जत्था जो है KPK से निकलेगा, बल्कि इसे यूँ समझेंगे PTI KP के धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरेगी, कुछ लोग वहाँ बचेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये है सूरत हाल। अब दूसरी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी पहले लगाई थी कि मंगल तक हम इस केस को फाइनल करेंगे, लेकिन कल बंदयाल की बुलाटियाँ देखकर अंदाज़ा हो गया कि अब इसको भी अब चीज़ का पता चला है। अब इसको पता चला है कि सूरत हाल कितनी गंभीर है, और जो बताया जा रहा था कि रियासत 9 मई के बाद कितनी सीरियस है, लेकिन ये उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे। ये इस तरह समझ रहे थे कि जैसे मामूली बात है, और वही खरमस्तियाँ करने के चक्कर में थे। लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज़ के बाद इनके कानों से धुएँ निकल गए, और प्रेस रिलीज़ बिल्कुल इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि हम जो कह रहे हैं उसका ऐलान कर रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं। ये बात ज़हन में बिठा लें। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये आए बाएँ शाये करने लगे कि हाँ, फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए, फ़ौज का मोरल ख़राब नहीं होना चाहिए, फ़ौज के अफसरान का मोरल ख़राब होगा तो फिर लड़ेंगे कैसे। इस तरह की बातें करते हुए इन्होंने समाअत ईद के बाद तक गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लेकिन यहिया आफरीदी ने भी आखिर में एक चौपेड़ मार दी, आखिर में जाके इस बेंच को, कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। अगर आपने फौजी अदालतों के केस पर कुछ करना है तो इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, अदरवाइज़ आपके फैसले को जो है मुतनाज़ा होगा, इसको कोई नहीं मानेगा। ये एक बड़ी अदालत जो जज की तरफ से बात थी। इसके बाद जो है जजेस वहाँ से चले गए। एतजाज़ एहसन खोसा और उनके वकला जो थे सारे, सबकी पूरी कोशिश थी किसी तरह अदालतों पर, फौजी अदालतों पर स्टे आर्डर मिल जाए। लेकिन बंदयाल अब न उसने सास का कहा माना न किसी और का। अब उसने दिल की आवाज़ सुनी कि बेटा भाग, नहीं तो मारा जाएगा। कोई फिल्म वाला डायलॉग आ गया कि भाग अर्जुन भाग। तो इस तरह अर्जुन मैदान छोड़ के भाग गया। उसके बाद आते हैं इमरान खान की व्लॉग की तरफ। उसने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक व्लॉग किया। उस व्लॉग में वो पहले तो रोता पीटता रहा, मेरे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, और 9 मई के वाक़यात हमने नहीं किए, ये इदारों ने मनज़म तौर पे साजिश करके किए और PTI को उसमें फंसा दिया। अब PTI को कैसे फंसाया उन्होंने यास्मीन राशिद को इदारों ने कहा कि जाके, एजाज चौधरी को भी इदारों ने कहा कि आप जाकर उधर लोगों को ले जाओ और कोर कमांडर हाउस पर जो है हमला करो। मियांवाली में भी इदारों ने उनको कहा कि जाओ भाई, आप उनके जो मकामी लीडर थे और PTI के, और उनको कहा कि चलो हमारे साथ। ये सारी फ़ोन टेप्स और सारी चीज़ें आ गई हैं। अब किसी का बचना मुश्किल है। अब कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इस केस से निकल सके। DGI पर भी इमरान खान ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया कि जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आए थे तो वहाँ के सारे CCTV कैमरे बंद कर दिए गए थे और सारा कंट्रोल ISI ने ले लिया था।
اور یہ مجھے مارنے والے تھے، لیکن مجھے پتہ چل گیا اور میں پھر وہاں سے بھاگ کے نکل گیا۔ تو یہ اپنی طور پہ کہانیاں بناتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، کسی انسان کو لگ جائے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر ایک چیزیں تخلیق کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی تخلیق پر وہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا، اس طرح ہوگا، وہ ہوگا۔ اسی اپنی تخلیق پر اس نے فواد چودھری جیسے ایک ذہین اور شاطر شخص کو بھی پھنسا کر اپنے چمپئی میں لے لیا اور ساری اپنی باتیں اس کے ذہن میں ٹھونس دی اور وہ اس کا بھوکو بنا رہا۔ لیکن جب فواد چودھری کو اصل حقیقت کا پتہ 9 مئی کے بعد چلا کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیچھے فوج تھی، نہ کوئی فوجی دستے تھے، نہ وہ کوئی لوگ تھے، سوائے عمران خان اور چند یہ بوڑھے جنرل جو ریٹائر تھے، ان کی خواہشات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی جس نے ان سینئر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو مروا دیا بیچ چوراہے پر۔ اور اب وہ بھاگ رہے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث کوئی بھی شخص، خواہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے یا پریس کانفرنس نہیں کی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سب ایک ہی باری آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد ایک گرینڈ آپریشن شروع ہو جائے گا۔ ابھی ایک اور جنرل کی گرفتاری کی بھی آپ خبر سنیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنرل کی گرفتاری پہلے ہوتی ہے یا عمران خان کی گرفتاری پہلے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال جو 9 مئی کے بعد کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان کے لیے اور بندیال کے لیے ایک پریشانی کی نئی صورتحال بھی نکل آئی ہے کہ پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے اس نے 9 مئی کے واقعات پر جتنے بھی ویڈیوز اور ساری چیزیں تھیں ان سب کو ٹیسٹنگ کرانے کے بعد ایک فائنل رپورٹ جو ہے مرتب کر لی ہے، جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کرنی ہے، اور اب وہ اسی پر مقدمے چلیں گے کہ ایک ایک شخص کو پہچانا گیا ہے، اس کی آڈیوز، اس کی ویڈیوز، ٹائمنگ کے حساب سے کہ کتنے بجے عمران خان گرفتار ہوا، اور گرفتاری سے پہلے اس نے جو 2 ویڈیو پیغام ریکارڈ کرائے وہ کس طرح کرائے، اور وہ اس کی باتیں کہاں ہوئیں، وہ ساری چیزیں کہاں پہلے طے ہوئیں، کس طرح طے ہوئیں، وہ ساری سوشل میڈیا کے ریکارڈ پر ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بقول خواجہ آصف کے کہ اتنی بھی اندھی نہیں مچی ہوئی کہ ہم وہ ریکارڈ حاصل نہ کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے اپنے جو ہے قبضے میں لے لی، اور یہ رپورٹ جو ہے فورینسک رپورٹ بڑی چشم کشا رپورٹ ہے، جس میں پی ٹی آئی کے 4 رہنما عمران خان سمیت بالکل ملوث ہیں، اور اس کے بعد پھر 12 سینئر پی ٹی آئی کے رہنما بھی اس زمرے میں آتے ہیں، جن کے جو ہے آڈیو فونز اور ساری چیزیں دستیاب ہیں، کس نے کس وقت کس سے بات کی، کس کو کیا احکامات دیے۔ تو اس طرح یہ سارے لیڈر پھنسیں گے۔ پارٹی کارکن تو بیچارے پہلے ہی قابو ہے، لیکن یہ کچھ لوگ ابھی باہر ہیں، اور کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے سمجھ لیا ہے کہ شاید ان کی جان بچ جائے گی، لیکن کسی کی جان نہیں بچے گی۔ یہ عید زمان پارک پر بہت بھاری گزرے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عید کی کوئی خوشیاں منا پائیں گے، کیونکہ بکرے کی جگہ اب زمان پارک کے بڑے بکرے کی قربانی ہونے جائے گی، تو اس کو بچانے کے لیے جو لوگ آگے آ رہے تھے ان سب کی قربانی پہلے ہی ہو چکی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زمان پارک کا بکرا کب تک خیر منائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔